तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं दीपक शर्मा एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं स्टोरीज बाय दीपक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। ऐसी बहुत सी क्राइम की कहानियां, बहुत सी क्राइम के केसेस हैं जो सुलझ गए लेकिन अनसुलझे रहे। कई बार कानून की नज़र में सुलझ गए, कई बार केस और इन्वेस्टिगेशन की नज़रों में अनसुलझे रहे। आज की कहानी भी एक सुलझी अनसुलझी कहानी है। यह सुलझी और अनसुलझी इस तरीके से है कि एक केस है, एक मर्डर का केस है, उसमें कातिल पकड़ा भी गया लेकिन जो लाश है वह अधूरी है। और आज करीब 28 साल हो गए, आज तक उस लाश का सर कहाँ है किसी को नहीं मालूम। जब तक कातिल ने पूरा बयान दे दिया, कातिल ने जगह बता दी, कातिल ने यह भी बता दिया कि उसने सर कहाँ ठिकाने लगाया, कहाँ फेंका, उसके बावजूद उस वक्त जब यह इंसिडेंट हुआ, यह वारदात हुई, तब तो छोड़ी, आज 28 साल हो गए। अब जाहिर है कि सर तो मिलना नहीं। कहानी लखनऊ की है और लखनऊ के बड़े ही पैसे एरिया की कहानी है। अपने वक्त में बड़ी चर्चित कहानी थी। कई दिनों तक अखबारों में यह खबर छप रही थी। उसकी वजह यह थी कि इस मर्डर केस में कई पॉलिटिशियन के नाम आए। एक तो वह पॉलिटिशियन थे जो उस वक्त एमएलए थे, बाद में यूपी में मिनिस्टर बने, और फिर वह यूपी के चीफ मिनिस्टर बने, फिर बाद में सेंट्रल में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर बने। लेकिन वो एक सख्त था, सबूत नहीं, और इनका उससे कोई लेना देना भी नहीं था। कहानी लखनऊ में एक जगह है, ओशियार बिल्डिंग। इस बिल्डिंग में आमतौर पर जो लखनऊ के विधानसभा के लिए चुने जाते हैं विधायक व या फिर जो एमएलए होते हैं, विधान परिषद के सदस्य, उनके लिए, क्योंकि अब यूपी इतना बड़ा राज्य है तो बहुत सारे जो विधायक चुने जाते हैं वो अलग अलग इलाकों से होते हैं, दूर दराज से आते हैं। यूपी के तो उन सब के रहने के लिए एक ओशीआर बिल्डिंग है जो सिर्फ एमएलए और एलएलसी उनको अलाउड किया गया है, और वे वहीं पर आते जाते रहते हैं। और अगर वह नहीं जाते हैं तो फिर उनके लोग, उनके चेले चपाटे, उनके कार्यकर्ता, उनके इलाके के जो विधानसभा क्षेत्र है, वह लोग जाकर वहां किसी काम से लखनऊ गए तो रुकते हैं। तो इसी ओसीआर बिल्डिंग से 4 फरवरी 1996 बैफ 1996 को एक फोन आता है, और फोन आता है पुलिस स्टेशन के पास। पुलिस स्टेशन में फोन करने वाला कहता है कि साहब, हमारी ओसीआर बिल्डिंग में एक लाश पड़ी है और इस लाश को ऊपर से फेंका गया है। अब ओसीआर बिल्डिंग के अंदर लाश, पुलिस वाले वैसे ही चौंकाने, क्योंकि मामला बीबी हाई फी, सारे एमएलए एलएलसी वहां रहते हैं। तो फौरन पुलिस की टीम भागती है, होशियार पहुंचती है तो देखती है कि उस बिल्डिंग कैंपस के अंदर एक बोरी में एक खून से सनसनी कोई चीज पड़ी हुई है। खून बाहर निकल रहा है और लाश इसलिए पता था कि उसका एक हाथ बाहर है। फौरन पुलिस अब बोरी को खोलती है, पहचानो भाई किसकी लाश है। लेकिन जैसे ही बोरी का मुंह खोलते हैं पुलिस वाले, तो पुलिस वालों के कदम पीछे हो जाते हैं, क्योंकि मंजर ही इतना डरावना था। लाश का सर गायब। अब सर नहीं तो मरने वाली की शिनायत कैसे? खैर, पुलिस ने तफ्तीश की, देखा जिस जगह पर यह लाश गिरी है कहां से आ सकती है, तो कई चश्मदीद थे, उन्होंने कहा हमें कुछ जोर से गिरने की आवाज आई थी। अब उस आवाज के जरिए पुलिस ने पता किया कि भाई कहां से यह लाश गिरी होगी, किस फ्लोर से गिरी होगी। तो उसी हिसाब से जो पुलिस की तफ्तीश शुरू होती है, जब तफ्तीश शुरू होती है तो आखिरकार तब तक जाकर खत्म होती है इस ओशियार बिल्डिंग के 7th फ्लोर पर, 7वीं मंजिल पर, क्योंकि हर फ्लोर से चेक कर लिया और पता चला कि नहीं, यहां पर कोई ऐसा शक नहीं है।
कोई है ही नहीं। 7th फ्लोर पर जो रूम नंबर 706 था, एक अलर्ट हुआ। उसके इर्द गिर्द खून की बूंदें मिली, लेकिन ताला लगा हुआ है। पुलिस को लगा कि ताला लगा हुआ है और इसी 706 नंबर कमरे के ऊपर से बालकनी से यह लाश नीचे फेंकी गई है। पर कौन हो सकता है? अब कोई था तो वहां पर नहीं, ताला बंद। खैर, पुलिस ने लिस्ट निकाली, बिल्डिंग से पता किया कि भाई ये कमरा किसको अलर्ट है और कौन से माननीय विधायक यहाँ पर आए हुए थे। तो पता चला कि यह कमरा असल में एक करंट नहीं, मौजूद नहीं, एक एक्स जो उसी वक्त चुनाव हुआ था वो हार गए थे, एक्स एमएलए को अलाउड किया गया था और एन एमएलए साहब का नाम था गोपाल काली, जो मेरठ से आते हैं। पुलिस ने कहा चलो आधा मसला तो सुलझ गया। तो अब वो गोपाल काली तक कांटेक्ट किया जाता है लखनऊ पुलिस के थ्रू मेरठ पुलिस में। और चूंकि गोपाल काली एक नेता एमएलए रह चुके हैं, उन तक पहुंचना आसान था बिल्कुल। तो पुलिस वहां तक पहुंचती है, उससे पूछताछ होती है भाई फोन पर कि आपके नाम पर अलाउड है और यहाँ से एक लाश फेंकी गई है, तो आप बताएंगे कि इस कमरे में कौन था। तो गोपाल काली बताते हैं पुलिस को कि भाई मैं तो 1 महीने से मेरठ में हूँ, लेकिन वहां की 2 चाबियां, एक चाबी मेरे पास रहती है और एक चाबी उस जगह के केयर टेकर को, जो साफ सफाई करता है, उसके पास होती है और उसका नाम है मनोज। तो दूसरी चाबी मनोज के पास रहती है, लेकिन मनोज तो 1 फरवरी को ही पौड़ी अपने घर चला गया, उत्तराखंड, क्योंकि उसे कुछ काम उनके लिए करता, तो वो पता कर गया और उन्होंने कहा दूसरी चाबी मेरे पास है। तो एक चाबी उत्तराखंड में और एक चाबी मेरठ में है। तो फिर सवाल ये है कि वहां जो 706 नंबर कमरे में कौन गया, किसने ताला लगाया, या कोई गया भी नहीं कि नहीं गया, पुलिस गलत फहमी में तो नहीं है, किसी कमरे से लाश फेंकी गई है। अब ये सारे सवाल पुलिस के सामने। तो खैर पुलिस ने पूछा कि आप 1 महीने से मेरठ में, लेकिन कोई तो बीच में आपके इलाके के आपके जानने वाले लोग आते जाते होंगे। तो फिर मनोज काली ने कहा कि हाँ, 1 महीना पहले गया था, लेकिन वो 31 जनवरी को लौट आया और 31 जनवरी को उसने मुझे चाबी दे दी और चाबी मेरे पास मेरठ में है। और दूसरी पौड़ी, मैं अब खैर पौड़ी से भी बुलाया जाता है। मनोज को जो केयर टेकर था और इधर से काली भी पहुंचते हैं वहां लखनऊ। जब यह पहुंचते हैं, इसके बाद उस फ्लैट का दरवाजा खोला जाता है। अब तलाशी ली जाती है। जब तलाशी ली जाती है तो अंदर कमरे के सब कुछ साफ, बिल्कुल साफ सुथरा बेड, बेडशीट नहीं बिछी हुई है, घर में कुछ ऐसी चीज नहीं। लेकिन अब पुलिस ने अपनी नजरों से देखना शुरू किया। तो जब बेडशीट हटाया गया तो अचानक देखा कि गद्दे पर बहुत सारे निशान हैं और वो ब्लड के निशान हैं, खून के निशान हैं। फिर और देखा तो कई जगह और खून की बूंदें मिली। बालकनी के पास गए, वहां भी खून की बूंदें मिली। अब पुलिस को समझ में ये तो हो चुका था, सैंपल उठाया कि लाश इसी जगह से फेंकी गई है, यानी कि रूम नंबर 706 है। बाकी तलाशी लेने पर वहां से बहुत सारी शराब की बोतलें और भी कई अश्लील चीजें मिली। अब यह सारी चीजें मिल गई, लेकिन लाश का सर नहीं और उस सर को धड़ से अलग करने वाला कातिल नहीं। अब क्या किया जाए? अच्छा, उस कमरे में कुछ अजीब चीजें भी मिली। वहां अगरबत्ती और हवन की सामग्री मिली, जो पूजा पाठ में होता है। अब जब ये सारी चीजें मिली और उसकी तस्वीर सवीर आ गई, अखबार में छप गई सब कुछ, तब इस कहानी ने एक दूसरा रुख ले लिया। अगले दिन जितने भी लखनऊ के अखबार थे, उसमें सारी जगहों पर एक खबर का एंगल यह था कि यह जो कत्ल हुआ है, इसके पीछे जादू टोना और कुछ तंत्र मंत्र या बलि का मसला है। क्यों बलि को हवा इसलिए मिली खबर को, क्योंकि लाश का सर गायब है और फिर वहां पर हवन की सारी चीजें, तंत्र मंत्र की सारी चीजें हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस कमरे में कुछ ऐसा, ऐसी पूजा पाठ हुई है या तंत्र मंत्र हुआ
कोई तांत्रिक आया और इस इंसान की बलि ली गई इस कमरे में, और उस बलि की वजह से वो सर गायब। अब जब इस तरह की चीजें एक वीवीआईपी इलाके में जहां पर एमएलए रहते हैं उनके क्वार्टर से ऐसी खबरें आएंगी तो फिर लोगों को दिलचस्पी बढ़ेगी। अब ये हुआ कि कौन इस दौरान में, चूंकि जो एमएलए रहे थे उनके नाम पे और शक होने लगा। अब इसी दौरान में हुआ ये कि जब लाश की तलाशी ली गई तो उसमें से कुछ नहीं मिला, लेकिन एक रुमाल मिला उसकी जेब से। अब वो जब रुमाल मिला और यह पूछा गया, जब विधायक साहब भी पहुंचे और वहां उन्होंने कहा कि आप पहचानिए कपड़े कपड़े से, तो उन्होंने पहचाना कि नहीं, लेकिन उन, उन्होंने जब रुमाल देखा तो उन्होंने कहा यह रुमाल को मैं जानता हूं, यह रुमाल तो मेरा है। अब इस रुमाल के बाद की बात जब गोपाल काली ने कही तो लिंक जुड़ना शुरू हो गया कि मरने वाले की जेब से विधायक साहब का रुमाल कैसे, एक से विधायक का, और वो लाश को पहचान नहीं रहे कौन है क्या है। शर नहीं है कि चेहरा देखा जाए जो गुमशुदगी मिसिंग रिपोर्ट थी उसमें देखा गया, तो उस तरह की कोई बंदा ही नहीं मिला उस वक्त जो गुम हुआ है जिसकी इस लाश के साथ मैचिंग कराया जा सके। लेकिन अब अखबार खबर चल रही है कि यह बड़ा मामला है, कुछ ऐसी साजिश है और इसमें नेता इन्वॉल्व है। फिर काली साहब के एक दोस्त और एमएलए, उनका नाम आया बीच में कि, और उनका नाम क्यों, क्योंकि वो पूजा पाठ इन सब चीजों में विश्वास रखते थे। यह हुआ कि शायद यह तंत्र मंत्र मामला है, बलि का मामला है और इसी वजह से सब कुछ हुआ है। अब वो जो दूसरे थे एमएलए, वो बाद में इत्तेफाक से स्टेट के चीफ मिनिस्टर बने दिल्ली में, जिनका मैंने शुरू में जिक्र किया था। कैबिनेट मिनिस्टर बने तो वह भी मतलब अखबारों में खबर चल रही है क्योंकि 96 का दौर था यह, और उस वक्त इतना न्यूज चैनल और उसका तमाशा नहीं था। अब पुलिस के लिए बड़ी सरदर्दी, क्यों अखबार में खबर चल रही है, बली वाला एंगल आ गया, अब क्या करें। और नेताओं का मामला, अब यह भी हो रहा है कि भाई नेताओं की कहीं बचाया तो नहीं जा रहा पुलिस, और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मरा कौन ये अभी तक ही पता नहीं। पुलिस ने हर तरफ वह जो आधी अधूरी लाश कपड़ों उनकी तस्वीरें छापी, लोगों से मदद मांगी कि भाई कोई जानता हो तो बताइए, लेकिन कोई सूरत नजर नहीं आ रही है। कौन है, तो बड़े लोग शक के घेरे में, बलि का मामला, लेकिन कातिल या फिर मरने वाला अभी पता ही नहीं है। कातिल तो छोड़ो, तब क्या हो गया, इसी दौरान में पुलिस तफ्तीश कर रही थी, अचानक लखनऊ से दूर एक गांव से कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि हमारा एक जानने वाला मिसिंग है और उसका नाम है मदन पाल। अब मदन पाल लखनऊ सेक्रेटरिएट में एक मुलाजिम था, एक कर्मचारी, और मदन पाल गायब। इत्तेफाक से सेक्रेटरिएट के लोगों से कुछ दिन बाद अखबारों में खबर और तस्वीरें छप गईं कि उस दिन तो नहीं देखा, कुछ दिन बीते तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने कुछ पैंट शर्ट जो देखा वो पहचान गए। उन्होंने कहा कपड़े तो मदन पाल पहनता रहता है। अब मदन पाल उस जगह पर सचिवालय में नौकरी करने वाला सरकारी कर्मचारी। तब यह हुआ कि गांव वाले आ उन्होंने कपड़े देखे, फिर उनमें जो किलीग थे उनने कपड़े देखे। अब ये पहचान गए कि ये मदन पाल है। तो कई दिनों बाद एक क्लियर हुआ कि मरने वाला मदन पाल है। अब मदन पाल तो है, लेकिन मदन का कातिल कौन है। अब यहां से है सवाल शुरू, और इधर पुलिस अब तक ढूंढ रही है कि कहीं से भी वो सर मिल जाए, लेकिन सर का आसपास पता नहीं। पूरे होशियार बिल्डिंग के आगे आसपास जितने नली नादे थे छान मारा, लेकिन कहीं से सर नहीं मिल रहा और कातिल का कुछ पता नहीं। अब पुलिस ने लगा कि फिर कुछ गड़बड़ है, कुछ और नए से ध्यान देते हैं, तो पुलिस ने फिर उस कमरे की तलाशी के दौरान जितनी भी चीजें मिली थीं उन पर दोबारा नजर डालनी शुरू की। और बहुत सारी चीजें तो थी नहीं, शराब की खाली बोतलें थी, कुछ असली तस्वीरें थी, हवन और पूजा जैसी सामग्री थी। पर उन्हीं में से एक डायरी भी थी, और वह डायरी इत्तेफाक से मदन पाल की थी, जो सचिवालय में काम करता था। और उस डायरी में ऐसी कोई चीज नहीं थी जिस पर किसी पर शक किया जाए। बस उस डायरी में नंबर थे,
कुछ नंबर ऐसे थे जिनके आगे नाम लिखा हुआ था और कुछ नंबर ऐसे थे जिनके आगे नाम ही नहीं लिखा हुआ था। अब पुलिस ने उस डायरी को ध्यान से देखना शुरू किया और देखा कि करीब करीब लगभग 100 नंबर के आसपास उस डायरी में लिखे हुए हैं। अब एक ये भी था, सरकारी कर्मचारी है, बहुत सारे लोग रिश्वत दे के अपना काम कराते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि इनमें से उन लोगों के नंबर हैं जो पैसे देने या लेने, तो खैर कुछ के नाम लिखे थे, कुछ के नहीं थे। अब पुलिस ने उन सबको एक एक कर कॉल करना शुरू किया। ज्यादातर लोग जिन्होंने उठाया उन्होंने बताया कि यह नंबर क्यों है। मदन पाल को मैं कैसे जानता हूं, उसमें तो कुछ सरकारी कर्मचारी थे, उसके कलीग थे, और ये वो दौर था जब मोबाइल नहीं था। आप नंबर सेव करके रखते तो कहीं ना कहीं आदमी उस वक्त नंबर लिखने के लिए डायरी वायरी यूज किया करता था। तो 96 की बात है, तब मोबाइल उसके बाद आया, मतलब आ तो गया था लेकिन इतना महंगा था कि आम आदमी कहाँ रखता। आ, तब उस डायरी के हर नंबर को फोन घुमाया शुरू किया गया। लगभग सारे नंबर शक के घेरे से बाहर आ जाते हैं। सिर्फ एक नंबर मिला और वो एक नंबर निकला मेरठ का ही, जहाँ के एक विधायक गोपाल काली थे। और उस मेरठ में जिस शख्स का वो नंबर था उसका नाम था अशोक शर्मा उर्फ अशोक पंडित। अब उस नंबर को जब पुलिस ने देखा तो फिर मेरठ का कनेक्शन। फिर उसके बाद पूछा जाकर काली से, क्या आप इसे जानते हैं? बोला, हाँ, ये कई बार पहले मेरे लखनऊ जा चुका है, काम के सिलसिले में। ये इलाके का है, मेरे क्षेत्र का है, तो नेता होने की मदद से काम करता हूँ। तो बाकी जितने नंबर थे उन सबको जो रिलेशन थे वह शक के घेरे से बाहर थे। एक अशोक पंडित, अशोक काली इकलौता ऐसा था जिसका कोई डायरेक्टर कनेक्शन कुछ नहीं बन रहा था। अब पुलिस की टीम मेरठ जाती है, अशोक पंडित को उठाती है, लखनऊ लाती है, उससे पूछताछ करती है, उसकी डायरी में तुम्हारा नंबर क्यों? अब वह बताते बताते बताता है कि वह तो अभी मैं आया था लखनऊ, तो इसलिए अब जैसे ही उसने गलती, सबसे पहले ये निकल गया कि वो बीच में लखनऊ आया था। और इत्तेफाक की बात है भाई, पूरा जो मामला था ये 4 फरवरी का मामला है और वो 3 फरवरी को लखनऊ में था। अब जब पुलिस को लगा कि यह 3 फरवरी को लखनऊ में था तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। अब पुलिस ने अपने तरीके से उसकी थोड़ी सी खातिरदारी की और आखिरकार उसने सच उगल दिया और ऐसे कत्ल की कहानी सुनाई जिसका कोई सिर पैर नहीं। क्या हुआ कि अशोक पंडित लखनऊ आया जाया करता था। एक एमएलए गोपाल काली वो उनका जानकार था। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने विधायक या सांसद के पास जब जाते हैं, दिल्ली आते हैं, तो उनके सरकारी घर पर ठहरते हैं, क्योंकि भाई उनसे वोट भी तो मिलता है। तो है भी अक्सर अशोक पंडित जाया करता था और कई बार इस एमएलए क्वार्टर में ठहरा हुआ करता था। तो उस बार भी अपने एक दोस्त नौशाद के साथ लखनऊ गया और यहाँ गया था 3 फरवरी को। लखनऊ इसलिए गया क्योंकि इनको अपने एक जानने वाले की ट्रांसफर करवाना था सरकारी नौकरी में, और वो ट्रांसफर लखनऊ सेक्रेटरी से ही होना था। तो वहां पहुंचा, उसने अपना काम किया और इत्तेफाक से फिर जो मदन पाल हैं वह भी सीक्रेट में नेता की वजह से सब जान पहचान थी और कुछ काम में भी शायद उसका इस्तेमाल हुआ था कि भाई ट्रांसफर करा देंगे। इसके बाद उसने कहा कि अच्छा मैं रात को रुकना है, तो कहाँ? तो बोला काली साहब के घर पर रुकना है। तो उसने बोला लेकिन वो तो वहां मेरठ में, और दूसरी चाबी जो केयर टेकर था पता चला वो तो पुणे चला गया। एक तरीका, ताला तोड़ दिया जाए, चाबी नहीं है तो अच्छा, चलो एक चाबी बनवा लेते हैं। और मदन पाल ने एक चाबी ऑलरेडी बना के रखी हुई थी। शाम को छुट्टी हुई, मदन पाल, अशोक पंडित और उसका दोस्त नौशाद, ये तीनों उस एमएलए क्वार्टर में पहुंचे। यह चूंकि इसकी ट्रांसफर कराना था और वो सरकारी बाबू थे, तो रिश्वत शराब की शक्ल में भी होती है। तो शराब की बोतलें भी आईं और वो सब बैठकर वहां पार्टी कर रहे थे। इसी पार्टी करने के दौरान जब इन लोगों ने खूब पी ली, क्योंकि उन्हें वहीं सोना था, तो फिक्र भी नहीं थी कि कहीं उठ के लुढ़कते हुए नशे में तो जाएंगे नहीं, यहीं सोना है, यहीं गिर जाएंगे। तो उसी पार्टी के दौरान जब बहुत ज्यादा शराब पी ली गई, तो फिर अचानक अशोक पंडित ने, जो मदन पाल हैं, उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया कि दलाल, जो लोग बिचौलिए जो होते हैं, अलग अलग हमारे हैं, उनके लिए शब्द का इस्तेमाल होता है, ब्रोकर भी कहते हैं,
ये तो ऐसी बात चल रही है थी कि यह ट्रांसफर कराना है, लेकिन तुम पैसे तो तुम असल में तुम दलाल हो। और यह लाइन मदन पाल को बहुत बुरी लगी। मदन पाल ने पलट के इस पर थप्पड़ मार दिया और उसने कहा, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे यह बोलने की, शराब के नशे में थे। दोनों नौशाद और वो अशोक पंडित, अब उन्हें लगा थप्पड़ मार के बेइज्जती हो गई। बस गुस्से में उठकर दोनों ने पिटाई शुरू कर दी। अब वो क्वार्टर था, किचन भी था, वहां पर चाकू रखा हुआ था। उन्होंने चाकू उठाया, उसके ऊपर अंधाधुंध वार करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में मदन पाल की मौत हो गई। जब मौत हो गई तब इनका नशा उतरा, उन्हें लगा कि अब तो ये गड़बड़ हो गया। फिर उन्होंने अपने कपड़े पपड़े साफ किए और उसके बाद एक क्वार्टर से बाहर निकले। ताला लगाकर वहां जाने के बाद एक बोरी खरीदी, बड़ा सा चाकू खरीदा, वो सब लेकर वापस आए। वापस आने के बाद उन्होंने कहा कि पहचान ना हो तो उसका सर अलग कर दिया। धड़ से और बाकी के धड़ को एक बोरी में डाली, सर को एक पॉलीथिन में और एक थैले में डाला और फिर सब कुछ साफ किया। वहां से निकले। नौशाद दूसरी तरफ से अपना बस अड्डे पहुंचा मेरठ जाने के लिए। बस पकड़ा और यह तो अशोक पंडित हैं। यह अकेले निकला और यहाँ पहुंचा। वहां पर एक नदी के पास से हैदर कैनल है। एक नकलऊ में वहां पर गया और हैदर कैनाल में जाकर उसने बुस्सर को डंप किया और फिर वह भी अलग दूसरे रास्ते से मेरठ अपने घर पर पहुंच गया। नेक्स्ट, अब जब यह सारी कहानी सुनाई तो फिर पुलिस की टीम फौरन हैदर कनाल गई। बहुत लंबे तक गोताखोरों के साथ तलाशी ली गई। वह चाकू मिल गया जिससे इसने सर काटा था, लेकिन वह नहीं मिला बाकी का हिस्सा। पुलिस तलाश करती रही, मिली नहीं और आखिरकार में फिर पुलिस ने छोड़ दिया, इसलिए कि इतने दिन बीत गए तो वहां पानी का जो बह था, फिर मालूम नहीं वह कहाँ तक बह के चला गया होगा। खैर, इसके बाद इन दोनों को गिरफ्तार किया गया, दोनों के ऊपर मुकदमा चला और फिर यह दोनों जेल भेज दिए गए। उम्र कैद की इन्हें सजा एक छोटी सी चीज, एक नशा और एक वह शब्द जो सामने वाले को बुरा लगा, इन सारी चीजों ने मिलकर एक इंसान की जान ले ली। लेकिन आज 28 साल हो गए, 28 साल बाद भी उस सर का कभी कोई सुराग नहीं मिला। तो ऐसे, इसलिए मैंने शुरू में कहा था, कुछ सुलझी हुई होती हैं, कुछ अनसुलझी हुई होती हैं। यह केस तो सुलझ गया, कातिल भी पकड़ा गया, सजा भी हुई, लेकिन आधा सबूत यानी वो सर वो आज भी गायब। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 8 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।